चैप्टर 10 मिसलेनियस एक्सरसाइज का पार्ट 2 देखते हैं, लॉन्च कर रहा है आज हम लोग। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप की हम लोगों ने इंट्रो पार्ट में किए भी हैं। कह रहे हैं कि इसका केवल जो भी कुछ है डायग्राम समझो रहा क्या कह रहा है। फाइंड अ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। जल्दी 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 चलो देखो जल्दी से। तो इसका डायग्राम समझते जो भी कुछ है। क्या कह रहे हैं, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट आर। किसी भी वेक्टर के पोजीशन की बात करते समझ लो उसके ओरिजिन से बात कर रहे हैं। विच डिवाइड्स द लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स P एंड Q। P और Q को मिलाया है। हुज पोजीशन एट दिस एक्सटर्नल इन द रेशियो 1:2। देखिए डायग्राम समझिए केवल इसका बस, क्योंकि इसको फील करेंगे डायग्राम के साथ। मान लो सपोज ये एक पॉइंट Q है और ये एक पॉइंट P है, ठीक है। इनके पोजीशन वेक्टर दिए गए हैं। तो पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर दिया गया है P का, वो दिया गया 2a + b, और Q का जो दिया गया है वो दिया गया a - 3b, ठीक है। ये दिए गए पोजीशन वेक्टर। कह रहे हैं एक पॉइंट आ रहा है जिसने इसको एक्सटर्नली कट किया। एक्सटर्नली तो सपोज वो यहाँ कहीं होगा। अगर ये y एक्स इस तरीके दिखाना पड़ रहा है, चलिए भाई मान लो ये रहा इस तरीके से, ये एक पॉइंट R है। इसको मैं तो कह रहे हैं इस R पॉइंट, जो ये पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना। मान लो ये R वेक्टर, और इसने किस रेशियो से डिवाइड किया, 1:2। इसको समझ लेंगे सारे बच्चे। ये 1 है और ये पूरा 2 है। यही बस बच्चों को चीज़ क्लियर नहीं होती, इसको समझ लो। क्या कह रहा है, कह रहा है P एंड Q को 1:2 में डिवाइड किया है। मतलब P से का 1 और R से लेके Q तक का 2। अगर ये पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है ना, R पॉइंट है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है। कह रहा है P और Q को इसने 1:2 में डिवाइड किया। P पहले बोला है क्वेश्चन में, इसीलिए R से लेके P तक का 1 हो जाएगा और R से लेके Q तक का 2 हो जाएगा। अगर ऐसे बोलता Q एंड P बोलता क्वेश्चन मान लो, तो भैया R से लेके Q तक का 1 हो जाएगा। और अंडरस्टूड है ये डिस्टेंस कमी होगा। जिन बच्चों को ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा कि सर 2 कहाँ ले 1 कहाँ ले, तो ये अंडरस्टूड है। इतने को 2 लेके और इतने को तो 1 लोगे नहीं। या ऐसा कभी मत करना एक्सटर्नल वाले में कि सर ये 1 ले लो और ये 2 ले लो, बिल्कुल नहीं। इस पॉइंट से ही जाता है। अगर ये पॉइंट अंदर होता तो इस पॉइंट से यहां तक का, बाहर है तो ये पॉइंट और पूरा होता है Q से ही। ऐसा मत करना इसको 1 लेंगे इसको 2 ले लो, बिल्कुल नहीं करते, ठीक है। तो बस अब कह रहे हैं R पॉइंट के, तो देखिए सिंपल सा डायरेक्ट तरीका आपका, देसी तरीका क्या, ये 1 इसके पास है तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसके साथ करेंगे, ठीक है ना। तो 1 का मल्टीप्लाई a - 3b के साथ होगा, वही आ जाएगा। अच्छा, अब बात कर रहे हैं एक्सटर्नल की। तो एक्सटर्नल में ये अगर ये m है, ये n है, n हमेशा किसका आता है, माइनस का। तो पक्की बात है जब 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, 2 का इसके साथ होगा। मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। और m - n मतलब 1 - 2, क्लियर है। तो चलिए, अच्छा तो a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस का 4a वेक्टर माइनस का 2b वेक्टर अपॉन माइनस का 1। तो a से गया माइनस का 3a वेक्टर और माइनस का 6b वेक्टर, नीचे -1 को हटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। यही आंसर आ रहा होगा, चेक कर सकते हैं। 3 तो 5 होगा ना यहाँ पे, देखो जरा यही आंसर आ रहा हो। जल्दी इसको एक बच्चा जल्दी से चेक कर ले, क्योंकि इसमें आगे भी दिया गया है। और कह रहे हैं भैया ये प्रूफ करो, सुनो देखो ध्यान से, ये प्रूफ करो जो ये P पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये और प्रूफ करना है। अब देखो R वेक्टर हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। अगर हमको ये प्रूफ करना है कि ये P वेक्टर है, ऐसा सॉरी, हमको ये प्रूफ करना है P क्या है, मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो हम ऐसा करते हैं, लेट कर लेते हैं। हमसे बोला कि प्रूफ करो, अगर ये मिड पॉइंट है, सुनो ध्यान से रहा, तो ये 1 होगा तो ये भी 1 होगा, सही बात है ना। चलिए अब मैं सॉल्व करता हूँ और इस वेक्टर को भूल जाता हूँ, इस वेक्टर को भूल जाओ। नॉर्मल इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, 1 का इसके साथ, डिवाइड बाई 2, और अगर यही वेक्टर आ गया तो समझ लो मिड पॉइंट है, क्योंकि समझो ना। अब इसको समझ लो R वेक्टर थोड़ी देर के लिए। अब मुझको R वेक्टर निकालना है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। तो चलिए इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस इस 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ और डिवाइड बाई 1 + 1। तो 3a 4a माइनस का 2b अपॉन 2 का डिवाइड करो, 2a वेक्टर माइनस b वेक्टर आ गया। क्या ये यही वेक्टर है, हाँ
अच्छा 5 भी है, वही मैं कहूँ प्लस में आएगा। ठीक है, तो आ गया ना यही वेक्टर, देखो आ गया। आपने रेशियो 1:1 लिया, अगर रेशियो 1:1 है और सॉल्व करके आंसर यही आ गया तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट था, पक्की बात है ना, इसका मतलब ये मिड पॉइंट था, तो पक्की बात है हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। इस तरीके से 9th क्वेश्चन कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जल्दी से यार, बात भी करो। कह रहे हैं कि द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, डायग्राम बना के समझोगे ना तो मैथ्स बहुत सिंपल रहेगी। कह रहे हैं तो उसकी एडजेसेंट साइड है, एक है 2i कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, एक ये है। दूसरी क्या है, i कैप -2j कैप -3k कैप, एक ये है। ठीक है, द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो कि इसके डायगोनल के क्या हो, पैरेलल हो। तो एक बात सुनो, ये पैरेललोग्राम है, अगर मैं यहाँ से ऐसे करके और ये साइड बना दूँ तो क्या जो साइड ये है वही साइड ये हो जाएगी, जो इसका डायरेक्शन वो इसका डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा i -2j -3k, ये इस तरफ है ये इस तरफ है, तो ये डायगोनल हो गया। कह रहे हैं एक ऐसा वेक्टर था जो इसके क्या हो, यार ये वाला वेक्टर इन दोनों का सम करके नहीं आ जाएगा, फिर उसका निकाल दो यूनिट वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर उसी डायरेक्शन में क्या होता है, पैरेलल होता है यार। तो ऐड कर दो भाई, 2i ये 3i माइनस का 6j और प्लस का 2k, इसका निकाल देना यूनिट वेक्टर, क्योंकि ये आ गया इसके डायगोनल का वेक्टर। अब वो कह रहे हैं एक ऐसा वेक्टर बताओ जो इसके डायगोनल के क्या हो, पैरेलल हो। तो जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा उसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल दो बस। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसका एरिया फाइंड करो। तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इनटू हाइट, यही तो होता है। तो ये साइड होगी, ये इस तरीके से ले लो, दबा कर देना, ये बेस इनटू हाइट। अब आप कहोगे सर ये हाइट नहीं है यार, वेक्टर में हाइट वाला कहा था, वो तो लिख दिया, ये तो होता था ये वेक्टर ए बी वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर, फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाल देना। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो मिसलेनियस करो तो बहुत शर्म की बात है। तो ये i j और ये k, अगर ये पहला तो ये 2 -4 5 1 -2 -3, क्लियर है, निकाल देंगे, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाँ 1 नंबर में आता है, लेकिन कह रहे हैं सो दैट द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन टू अ एक्सिस OX OY एंड OZ आर दिस। अब सुनो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि भैया इस डायग्राम से समझते हैं, अगर 3D को आपने डायग्राम से समझा, बहुत से बच्चे क्या होते हैं वेबसाइट वगैरह से देख के या कहीं से आंसर समझ लेते हैं, मतलब सॉल्यूशन देख के आंसर निकाले, लेकिन उन्हें मीनिंग समझ नहीं आया एक्चुअली क्वेश्चन ने बोला क्या। ये कह रहे हैं कि भैया कोई भी एक वेक्टर है, सपोज भारतीय से देखना, कोई भी एक वेक्टर है, सपोज ये रहा एक वेक्टर ए वेक्टर, और ये ऐसा वेक्टर है क्वेश्चन में दिया गया है कि इसके डायरेक्शन कोसाइंस इक्वल हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया। तो प्रूफ करो कि वो डायरेक्शन कोसाइन 1/√3 1/√3 1/√3 होंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये सब चीज़ होती रहती है लाइफ में, एंटरटेनमेंट बहुत जरूरी है। अब ये एक वेक्टर है और एक वेक्टर के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो डायरेक्शन रेशियोज और एक डायरेक्शन कोसाइन। तो कह रहे हैं कि भैया इक्वली इंक्लाइन है, मतलब कॉस अल्फा और कॉस बीटा और कॉस गामा इक्वल है, यही तो बोला गया। क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइन, और मतलब कहने का मतलब क्या है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, यही तो दिया गया है यार। इक्वली इंक्लाइन का मतलब क्या, जो एंगल बने हैं वो इक्वल है, तो ये गिवन है। तो कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि उनके जो डायरेक्शन कोसाइन मतलब कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा 1/√3 है, ये हमसे बोला गया है, ये हमको प्रूफ करना ये चीज़, और ये गिवन है। अब सुनो जरा, हमने एक इंट्रो पार्ट में एक फॉर्मूला पढ़ा था, कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा 1 होता है, मतलब L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर। अच्छा, अल्फा बीटा गामा सब आपस में इक्वल हैं, देखो ना, इक्वली इंक्लाइन का, देखो इक्वली इंक्लाइन का मतलब इसने जो एंगल बनाया एक्स एक्सिस का वो अल्फा है, इसके साथ बनाया वो भी अल्फा है, इसके साथ बनाया वो भी अल्फा है, मतलब तीनों इक्वल हैं। तो क्या मैं बीटा की जगह अल्फा लिख सकता हूँ, यस और नो? क्या मैं गामा की जगह अल्फा लिख सकता हूँ डियर, या फिर बीटा की जगह गामा या गामा कुछ भी लिख सकता, सब आपस में इक्वल है। एंजॉय द लाइफ। अब ये इसे ऐड करो,
3 cos स्क्वायर गाम अल्फा इक्वल्स टू 1, तो cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू 1/3, तो cos अल्फा क्या होगा प्लस माइनस 1/√3। माइनस साइन इसलिए हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो एंगल होते हैं वो हमारे 0 से 90 तक होते हैं, क्योंकि इनके बीच में एंगल बनता है 0 से 90 तक। cos क्या होता है पॉजिटिव होता है, तो आ गया भैया 1/√3। चमका कक्का, सीरियस है तुमने आज हमसे कहा, तो ये तुम्हारा सीरियस है। क्वेश्चन नंबर 12, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे लॉजिक कंसेप्ट को लेकर बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में कि काफ़ी कुछ कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो यार 3 वेक्टर दिए गए हैं, अगर ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बन गया, अगर ये नहीं है सपोज आप थोड़ी इसको मत देखिए कि इतना नहीं लिखा हुआ है, फिर ये क्वेश्चन 1 नंबर का है। क्यों कह रहे हैं कि फाइंड वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर ए एंड बी, मतलब एक तीसरे वेक्टर की बात हो रही है और वो ए और बी पर आपस में क्या है परपेंडिकुलर। इसका मतलब क्वेश्चन केवल ये पूछा गया, बस बात खत्म, इतना पूछा गया था। ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, इसको 4 नंबर का क्वेश्चन इसलिए बना दिया कि ये कंडीशन और लगा दी। मतलब आपको एक ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जो ए और बी पर क्या हो परपेंडिकुलर हो और उस वेक्टर का अगर सी वेक्टर से मल्टीप्लाई हो तो भी 15 आए, मतलब ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो और ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो। अब ये क्वेश्चन 4 नंबर का हो गया। अगर केवल इतना होता कि भाई एक ऐसा वेक्टर बताओ डी वेक्टर जो ए और बी पे परपेंडिकुलर, मतलब एक तीसरे वेक्टर की बात हो रही है और वो ए और बी पे परपेंडिकुलर है, मतलब क्रॉस पूछा गया है, तो यहां तक तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। तो जल्दी से ए क्रॉस बी फाइंड करते हैं, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो, साथ देंगे आप लोग। आई जे के ये हो गया 1 4 2 3 -2 और 7, तो ये आई कैप 4 7 जा 28 प्लस का 4 माइनस में प्लस हो जाएगा, माइनस का जे कैप 7 1 जा 7 3 2 जा 6 प्लस का के कैप माइनस का 2 माइनस का 12। मतलब तो देखना यार कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। 32 आई कैप माइनस का जे कैप और माइनस का 14 के कैप। ये एक ऐसा वेक्टर है डी वेक्टर, इसका नाम दिया है, ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी दोनों पे क्या है परपेंडिकुलर है, बस। क्योंकि भैया हमने पढ़ा ये चीज, लेकिन कह रहे हैं ये वेक्टर परपेंडिकुलर भी हो और ऐसा भी हो कि सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15 आए। चलिए चेक करते हैं, इसका प्रोडक्ट करते हैं सी के साथ, अगर 15 आ जाए तो भैया बहुत ही अच्छा है, नहीं आएगा तो फिर देखते हैं। चलो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का 32 में 64, माइनस जे का माइनस जे में प्लस का 1 और 4 का माइनस 14, तो माइनस का 4 इंटू माइनस का 14, तो ये कितना हो गया 65 28 56 भैया 9 आया आंसर। कितना आया क्या 15 आया नहीं आया, तो मतलब हमारा जो ये डी वेक्टर निकल के आया है इसने केवल यही कंडीशन तो सेटिस्फाई की है। कहाँ पे हाँ प्लस हो जाए, नहीं वो एक्चुअली में मैंने इस वाले माइनस को लिखा, ये हटाओ यहाँ से क्योंकि ये प्लस का था ये माइनस का था, ठीक है भैया। कहने का मतलब ये 15 नहीं आया, ये वेक्टर तो आ गया डी वेक्टर, लेकिन वो कह रहे थे डी ऐसा निकालो कि भैया जो इसके क्या हो सी के साथ मल्टीप्लाई करें डी का तो 15 भी आना चाहिए, इसीलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब सुनो भाई नहीं आ रहा, मतलब डी का मल्टीप्लाई सी के साथ कर रहे नहीं आ रहा, 9 आ रहा था, हमें लाना क्या 15। तो मैंने क्या किया अब जुगाड़ कि भैया डी वेक्टर में किसी एक स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दो तब 15 आ जाएगा। जैसे हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि 4 में कितना ऐड करें कि 2 आ जाए, सब अभी मैंने आपसे तो आप अभी 12th में हैं, आप बता देंगे। छोटी क्लास में हमसे बोला गया था क्वेश्चन ये है कि 4 में क्या ऐड करें कि 2 आ जाए, तो मैंने कहा 4 में x ऐड करो तो 2 आ जाए, तो x बराबर क्या आएगा -2, मतलब 4 में -2 ऐड करोगे प्लस का 2 आ जाएगा। सही बात है ना। तो ऐसे ही कह रहे हैं क्या डी वेक्टर तो आ गया, अब डी में क्या हम जुगाड़बाजी करें कि सी से मल्टीप्लाई करें तो 15 आ जाए, समझो ना बात को। तो हमने कहा भैया ऐसा करते हैं डी में ना किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो नंबर क्या है लैम्डा। तो मैंने क्या किया इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 32i लैम्डा माइनस का लैम्डा जे कैप माइनस का 14 लैम्डा। अब हमको लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है बस, ठीक है। चलिए सी वेक्टर हमारे पास ये है ही, अब चलिए ये 15 लाना है हमको। अब देखो सी वेक्टर का इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो 32 ये कितना हो गया 64 लैम्डा
माइनस का लैम्डा तो ये प्लस का लैम्डा हो जाएगा भाई, और माइनस का 56 लैम्डा इक्वल्स टू 15। क्लियर है? तो ये होगा 65 से गया तो ये 9 लैम्डा इक्वल्स टू 15, लैम्डा इक्वल्स टू 3 5 जा 3 3 जा। मतलब क्या हुआ, क्या किया हमने, अगर इस डी वेक्टर में 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर हम इस वेक्टर में इसमें हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/3 से, तो अब जो नया वेक्टर आएगा ये ए और बी के परपेंडिकुलर भी होगा और सी से डी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 भी आएगा। अब दिमाग में क्वेश्चन कि सर ये एक ऐसा वेक्टर था जो ए और बी पे परपेंडिकुलर था, अब आपने इसमें 5 और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये क्या हो गया? सुनो, अब सुनो, वेक्टर में अगर ये हमारे पास डी वेक्टर सपोज यहाँ तक था कि सर ये कैसा वेक्टर है, इस वेक्टर का डायरेक्शन भी वही होगा, बस मल्टीप्लाई करने से कुछ उसकी जो लेंथ है घट गई होगी या कुछ बढ़ गई होगी। अगर जैसे सपोज मैंने कहा ये ए वेक्टर था और ये हमारा बी वेक्टर है और ये डी वेक्टर जो इस पे क्या था परपेंडिकुलर था। अब आप कहेंगे सर आपने 5/3 का मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या हुआ? ये या तो इसकी लेंथ बढ़ गई होगी, मान लो इतनी हो गई होगी, अभी भी तो परपेंडिकुलर है ये, या अब हमने बढ़ा दी अभी भी तो परपेंडिकुलर है। मतलब किसी भी वेक्टर में मल्टीप्लाई करने से ना तो उसका डायरेक्शन चेंज होता ना कुछ, केवल उसकी लेंथ घट बढ़ जाती है बस। अगर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ आधी रह जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो मल्टीप्लाई करने से उसके डायरेक्शन में या नेचर में कोई भी फर्क नहीं पड़ता, केवल लेंथ घट बढ़ जाती है बस। तो ये मत सोचना कि सर डी वेक्टर एक ऐसा वेक्टर था कि जो ए और बी के परपेंडिकुलर, फिर सर ये क्या है? अरे ये भी परपेंडिकुलर है, बस की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी क्योंकि इसका डिवाइड 1 से अधिक है तो उसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो गई होगी, बात खत्म। ठीक है, तो लैम्डा की जगह 5/3 पुट कर देंगे इस वेक्टर में, तो जो आंसर आएगा वो हमारे एक ऐसा वेक्टर होगा जो ए और बी पे परपेंडिकुलर भी है और उसका मल्टीप्लाई करके 15 भी आ रहा है। मुझे लग रहा है थोड़े डाउट्स होंगे, एक बात बताओ, सुनो ध्यान से सुनो जरा। मैंने कहा एक ए वेक्टर है एक बी वेक्टर है, ठीक है, सी वेक्टर एक अलग ऐसा वेक्टर है 2i कैप मान लो j कैप जो इन दोनों के क्या है परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या 3c वेक्टर इनके परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। क्या 1/2 c वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होगा? बिल्कुल होगा। डायरेक्शन में चेंजिंग नहीं आएगी, केवल लेंथ अब इसमें थोड़ी बढ़ गई होगी, इसमें लेंथ घट गई होगी, इतना फर्क होगा। केवल डायरेक्शन में या उसके नेचर में कोई भी चेंजिंग नहीं आती है। क्या आप सोचो हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो वो उसके परपेंडिकुलर नहीं होगा? बिल्कुल नहीं। परपेंडिकुलर है तो होगा, वह लेंथ घट गई होगी बढ़ गई होगी। और परपेंडिकुलर एक ये इस लाइन पर एक ये परपेंडिकुलर है एक ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों ही है परपेंडिकुलर, लेंथ की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। ठीक है, तो कह रहे थे यार एक ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो परपेंडिकुलर भी हो और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो। तो लेकिन जब कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो मैंने कहा एक लैम्डा से मान लो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में लैम्डा की वैल्यू फाइंड कर देंगे। मैंने कहा कि यार अगर मैं इस वेक्टर में लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। मैंने कहा बाद में लैम्डा की वैल्यू निकाल दी। और आपको चेक करना है तो लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट करो 5.3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करो 15 आएगा, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं नहीं हम लोगों ने की है तो। ठीक है, कोई भी दिमाग में डाउट उपासना की सर थोड़ा सा मजा नहीं आया या कुछ भी चीज़ की सर ये सुनिए, ये बताओ कहाँ पर लगा कि सर ये लैम्डा का मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि यार इनका मल्टीप्लाई करने पे 15 नहीं आ रहा था, वो कह रहे थे एट ए टाइम दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, लेकिन एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही थी इसलिए हम जुगाड़बाजी की। देखो जरा इसे लिख लो, बोर्ड में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है। द स्केलर प्रोडक्ट कह रहे हैं, सुनो अब क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ दिस वेक्टर विद अ यूनिट वेक्टर along the sum of the vector this is equal to 1। भैया बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। अब एक चीज क्लियर कर दूं, इन्होंने बोला स्केलर प्रोडक्ट मतलब डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इस वेक्टर का किसके साथ? दो वेक्टर के सम, पहले उनका सम करो और फिर उनका यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके 1 आंसर आ रहा है। तो लैम्डा की वैल्यू बताओ। मतलब क्या हुआ कि इन दो वेक्टर को ऐड करो, जो ये वेक्टर है 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप प्लस लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, इन दो वेक्टर को ऐड करो। ठीक है मल्होत्रा, और एक वेक्टर ये इसके साथ स्केलर प्रोडक्ट, लेकिन इसका नहीं मल्टीप्लाई करना, इनके सम का यूनिट वेक्टर।
मतलब ये ऐड करके जो आंसर आएगा ना, इसके यूनिट वेक्टर का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट होगा, तो आंसर कितना आ रहा है 1। तो कह रहे लैम्डा फाइंड करो। ठीक है, चलिए पहले इसको ऐड करके देखो, थोड़ा लेंथी होगा, देखते हैं। पहले इस वेक्टर को ऐड करो, तो 2i से ये ऐड होगा तो 2 प्लस लैम्डा आई कैप, बच्चे तो और ये तो समझ में आ गया होगा, माइनस का 2k कैप। ठीक है, अब कह रहे हैं इस वेक्टर का क्या निकालो, यूनिट वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालते हैं तो उसके डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर के सम से डिवाइड कर देते हैं, यस और नो। हम इसके साथ क्या करेंगे, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब ये बोला गया है, क्लियर है। तो देखो इसमें आपको एक चीज़ बता दें, आप ऐसा एग्जाम में कर सकते हैं। अब हम भाई आई का अब ये इसका डिवाइड इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये बार बार आपको लिखना पड़ेगा, बार बार। अब सिंपल सिटी बताएं आपको, इसको थोड़ी देर के लिए कुछ नंबर लेट कर लो। मैंने क्या किया, लेट आपको दिखाना पड़ेगा, और एक भी नंबर नहीं कटता है बोर्ड में। आप ऐसा मत सोचना कि हमारे साथ नंबर ना, इसको मैंने आर लेट कर लिया। इस क्वांटिटी, इसका जो भी आंसर आएगा मैंने कहा मान लो आर आएगा, तो बार बार इतना बड़ा लिखोगे तो क्या फायदा, इससे आर लेके चलेंगे, बाद में इसका यूज होगा उससे लिख लेंगे। क्या इसका मल्टीप्लाई इसके साथ नहीं होता, बिल्कुल होता। तो 2 प्लस लैम्डा अपॉन आर, तो कितना सिंपल हो गया। आप इसको लिखते कितना बड़ा, बार बार 3 बार तो यहीं पे लिखना पड़ जाता आपको, तो 6 अपॉन आर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, जे कैप माइनस 2 अपॉन आर के कैप इक्वल्स टू 1। चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो आई का कोफिशिएंट क्या 1 बन गया, इसके साथ 2 प्लस लैम्डा आर चमका। ठीक है, कैसे इसके साथ प्लस 6 अपॉन आर माइनस का 2 अपॉन आर इक्वल्स टू 1। नीचे आर आ रहा है, एलसीएम आ जाएगा आर, तो कितना 2 प्लस लैम्डा प्लस का 6 माइनस का 2 अपॉन आर इक्वल्स टू 1। आप देख रहे हो मैंने आर 1 2 3 4 5 अभी 7 बार लिखा है, आप 7 बार इसको लिखते कितना टाइम टेकिंग होता। तो ऐसे आप एग्जाम में कर सकते हैं, उसी चीज़ को बार बार लिखते हैं। तो ऐड करो, 2 से 2 हट गया ये हमारा, तो ये कितना बचा इधर हमारे पास, लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू आर। क्लियर है, अब रख दो आर की वैल्यू, अब रख दो आर की वैल्यू, तो लैम्डा प्लस 6 इक्वल्स टू आर कितना है यार, 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। अब स्क्वायर करेंगे, क्यों करेंगे, क्यों अंडर रूट हटाना है, तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा। अब इसका भी स्क्वायर खोलो, 2 2 जा 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। क्या कुछ मैंने अलग कर दिया क्या, स्क्वायर खोला है केवल, लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर सही हो गया। ठीक है जी, अच्छा 12 लैम्डा इधर आएगा, 4 लैम्डा कितना हो गया 8 लैम्डा, 40 में 4 ऐड किया 44, और 44 से 36 गया तो 8। क्या लैम्डा 1 नहीं आ गया, क्या लैम्डा 1 नहीं आ गया, क्लियर है ना। अब सुनो, ये चीज़ मैंने क्यों आपको बता रहा हूँ, अगर आप नहीं करोगे अपने, अब 12th में यार खुद रियलाइज करो कि आर कितनी जगह लिखा है। अब इतनी बड़ी वैल्यू को बार बार लिखते, क्वेश्चन देखने में भी बड़ा लगता काफ़ी ज़्यादा, और पता नहीं कैलकुलेशन बार बार लिखते तो शायद कुछ मिस्टेक होती, तो ऐसे में आर लेट कर लेते हैं। क्लियर है, छापो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। बहुत से बच्चों को तो इसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती, एक्चुअली में क्वेश्चन बोल क्या रहा है। ये कह रहा है कि ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। सुनो ध्यान से, 3 वेक्टर हैं, इन्होंने 2 बातें बोली हैं कि ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हैं। जब ये तीनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब ये बात कर रहे हैं, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर, ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब इन सब के बीच में आपस में एंगल कितना बना है 90 का। तो क्या, सुनो ध्यान से, तो क्या ए डॉट बी 0 होगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0 होता है। क्या बी डॉट सी 0 होगा, क्या सी डॉट ए 0 होगा, पक्की बात है ना। अच्छा सुनो, क्या ए क्रॉस बी कितना होगा, क्योंकि इनके बीच में एंगल कितना 90 का, तो क्या ए क्रॉस बी हो सकता है, ए और जो भी डायरेक्शन, क्योंकि sin 90 बनो तो उसको लिखें या फिर नहीं लिखें, इसी तरीके से हमारे आगे हम लिख सकते हैं, इतना गिवन है। फिर कह रहे हैं इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मतलब ये भी इक्वल दिया गया है। इतनी बातें इक्वल गिवन, इतनी बातें गिवन है हमको
कह रहे हैं भैया 3 वेक्टर हैं ए बी सी, वो आपस में परपेंडिकुलर है, मतलब उनके बीच में एंगल 90 बनना है। तो ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए 0, ए क्रॉस बी यही आ गया, ऐसे बी क्रॉस सी और सी। ए क्रॉस बी हमने निकाल आया नहीं है। ए क्रॉस बी होता क्या है? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, एंगल कितना 90, साइन 90 क्या होता है 1, 1 को लिखो या फिर मत लिखो। हमने डॉट भी तो लगाया ना, ये मैं ना सुनो, हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे अभी। हमसे अगर ये बोला गया है कि ये इनके बीच में एंगल 90 है, 2 वेक्टर के बीच में एंगल 90 है ए और बी, ध्यान से सुनना, तो क्या ए डॉट बी 0 होगा? क्या उनका क्रॉस प्रोडक्ट ये होगा? यस और नो? ये तो होगा ही होगा। हमको पता भी, मुझको पर्सनली सही बताऊं नहीं पता इसका यूज होगा, इसका यूज होगा, इसका यूज होगा। जो क्वेश्चन में गिवन था वो सारा लिख लिया हमने, अब जिसका यूज होता जाएगा। अब आप क्या सोच रहे हो कि सर इसको क्यों लिखा आपने? अरे यार हमने इसको भी लिखा इसलिए क्योंकि अगर 90 है तो ये कंडीशन तो होंगी, अगर उनके बीच में एंगल 90 है। अब पता नहीं इसका यूज है नहीं, हमको नहीं पता, जो सारा गिवन था सारा हमने लिख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि भैया क्या प्रूफ करना है? सो क्या करना है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड विद ए बी एंड सी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सुनो ध्यान से। क्या शो करना है कि जो इन तीनों वेक्टर का जो सम है ना, वो सम इन तीनों वेक्टर को सम करके एक नया वेक्टर मिलेगा। सही बात है ना? अगर इन तीनों वेक्टर को मैं सम कर दूं एक नया वेक्टर मिलेगा। तो कह रहे हैं जो वो नया वेक्टर मिलेगा वो इन सब के साथ इक्वली एंगल बनाएगा, ये प्रूफ करना है। इन सब के साथ इक्वल एंगल बनाएगा, ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ। सपोज मैंने ए बी सी तीनों को ऐड करके एक नया वेक्टर मिला जिसका नाम है डी वेक्टर। मान लो वो डी वेक्टर ये रहा, तो इसने इनके साथ अल्फा एंगल बनाया, इनके साथ भी अल्फा, इनके साथ भी अल्फा, ये प्रूफ करना है बस। क्लियर है? इन तीनों को ऐड, देखो यार वेक्टर को जब ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो एक नया वेक्टर मिलता है, तो उस वेक्टर ने इन तीनों के साथ इक्वल एंगल बनाया। बात को समझो, बात नहीं करो प्लीज। अब सुनो, एक बात सुनो जरा। अब मैंने कहा इस डी ने ए के साथ क्या एंगल बनाया, चलिए चेक करते हैं। मैं निकालता हूं ए डॉट डी क्या है। मैंने डॉट निकाला, तो डॉट का, अब आप कहेंगे सर आप डॉट ही क्यों निकाला? हम क्रॉस भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्यों? हमको तो यहाँ पे केवल ये दिखाना है कि एंगल इक्वल है। एंगल क्रॉस में भी आता है, एंगल डॉट में भी आता है। डॉट इसलिए लिया, कहीं पर डायरेक्शन की बात हो रही है। पूरे क्वेश्चन में आप बताओ कि सर यहाँ डायरेक्शन की बात हो रही है। जब डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है तो क्रॉस का क्या मीनिंग? ठीक है, हम डॉट लेते हैं। चलिए इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए डॉट बी क्या होता था? इनका आपस में क्या होता था? मल्टीप्लाई होता था, कॉस थीटा। यस और नो? यस और नो, यही तो होता था। क्लियर है ना? तो चलिए मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई। यहाँ पे मॉड्यूलस भी तो होता था, शायद याद आ रहा होगा आपको, यही तो होता था। चलिए इसका मल्टीप्लाई करो, तो इसका इसके साथ होगा। क्लियर है? ए का इसके साथ होगा, क्या होगा? ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। और क्या ये जीरो नहीं है? ए डॉट बी और ए डॉट सी जीरो नहीं है क्या? बिल्कुल सही है। अभी आगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता यहाँ तक। अच्छा ये मॉडुलस ए का होल स्क्वायर है, एक से ये एक कैंसिल हो गया, ये सारा जीरो हो गया। अगर ये इस तरफ आएगा तो क्या ये नहीं आ गया? यहाँ तो मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। वेरी गुड। अब कह रहे हैं इस वेक्टर ने हर किसी का इक्वली एंगल बनाया। अब देखते हैं बी के साथ कितना बनाया, क्योंकि ये एंगल ही तो निकल के आया, ये एंगल ही तो निकल के आया है। अब बी के साथ चेक कर, अगर बी के साथ भी यही आ गया, सी के साथ भी यही आ गया, यही प्रूफ करना था यार। तो देखो, अच्छा कॉस थीटा। चलिए अच्छा बी डॉट इसका इसके साथ होगा, बी डॉट ए क्या हो गया? बी का बी के साथ हो गया तो क्या हो गया? सही, ये तो हो गया। बी का सी के साथ क्या होगा? जीरो। क्लियर है? ये कोशिश, एक बी से एक भी कैंसिल हो गया, चमका। तो इधर ये क्या आ गया? अब आप कह रहे हो सर ये कहाँ इक्वल है?
ये तो ऊपर ए आ रहा है नीचे बी आ रहा है। अरे भैया ये सब आपस में क्या है, इक्वल हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन में दिया है तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, मतलब ए के साथ मल्टीप्लाई किया बी के साथ किया तो आंसर सेम आ रहा है। ऐसे ही सी के साथ करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। क्लियर है? तो बस जब तीनों का आंसर सेम आ रहा है तो तभी तो सेम आ रहा है। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ भी सेम आ रही है, यहाँ भी सेम आ रही है, यहाँ भी सेम आ रही है, इसका मतलब इक्वल एंगल है तभी तो सेम आ रही है। बात को फील करो, समझो। अब आप कहेंगे सर ये कैसा एंगल निकल कर आ रहा है, भैया हमें एंगल से मतलब नहीं, एंगल इससे भी गंदा आ सकता है, हमें उससे मतलब नहीं, बराबर आ रहा है बस। सबसे बड़ी बात ये है। ऐसे पैक कर लो बैग, ठीक है। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, हवा मत निकालो इसको, दिमाग लगाओ इसमें। 4-4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं। अब उपासना डाल, देखो मैंने इसको लिखा, क्या इसका यूज़ हुआ, कहीं नहीं हुआ। लेकिन अब ये अगर यूज़ हमने पहले इसलिए लिखा कि हमको पता नहीं ना इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर इसका यूज़ हो, जैसे हनुमान जी गए थे जब जड़ी बूटी लेने, तो पूरा पहाड़ लेके आए, उन्होंने कहा ढूंढ लो भैया जो भी ढूंढना है इसमें। तो जो गिवन था हमने सारा लिख लिया, जिसका यूज़ हुआ उसका यूज़ कर लिया, अदरवाइज को लिखा रहने दिया। ठीक है ना। अगर आप इसको नहीं लिखते तो समझ लो आपको सॉल्यूशन आपने रटा है, सॉल्यूशन इसका मतलब आपको पता है फ्यूचर प्लान किया, इसका यूज ही नहीं होगा, क्या पता कहीं पर यूज होता। और उसने ये बोला था इक्वल एंगल, तो मैंने डॉट ही क्यों लिया, क्रॉस भी ले सकते थे क्योंकि क्रॉस में भी साइन थीटा आता है, बट क्रॉस में डायरेक्शन की बात आती है और इस पूरे क्वेश्चन में कहीं भी डायरेक्शन की बात तो हुई नहीं है। क्यों क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाए। तो ऐसे सी के साथ करेंगे तो भी सेम एंगल आएगा, तो इसका इक्वली इंक्लाइन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लगता है क्लियर है कि और एक्सप्लेन करूं। हाँ क्लियर होना चाहिए यार, थोड़ा देर रुक जाओ, तो आपका फ़ायदा है इसमें, इसमें तुम्हारा फ़ायदा, मेरा कुछ नहीं जाता। आज की तो बात है, बस आज ही ख़त्म कर रहा हूँ मैं इसको। अब सुना चाहिए, कह रहे प्रूव करो कि ये इसके इक्वल है, लेकिन कंडीशन का ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए एंड बी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। मतलब ये कह रहे हैं कि ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, लेकिन प्रूफ करो तभी पॉसिबल होगी कि जब ए और बी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो चलिए एक बात सुनो जरा, अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर, इसका मतलब ए डॉट बी क्या होगा, 0। पक्की बात है, करो मल्टीप्लाई। ए का ए के साथ होगा तो मॉड्यूलस ए स्क्वायर, इसका बी के साथ होगा तो ये 2 ए बी। और सही बात है, देखो ये 0 हो गया तो ये हो गया ना इसके बराबर, नहीं चमका, मतलब यार इसका मल्टीप्लाई किया, ये तभी हो सका। सही बात है, जब ए डॉट भी 0 होगा, तो ये बच्चों वाली बात है, तो ये प्रूफ करना था। 16 अब ऑब्जेक्टिव है, कह रहे हैं इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी। डायग्राम से समझते हैं, एक वेक्टर ये ए है और एक वेक्टर ये बी है, ठीक है। इनके बीच में थीटा एंगल है, थीटा इज एन एंगल बिटवीन वेक्टर। कह रहे हैं कि भैया ए डॉट बी की जो वैल्यू है 0 आए या 0 से बड़ी आए, ऐसा कब पॉसिबल होगा। एक बात सुनो, 0 से बड़ी आए ए डॉट बी की वैल्यू और 0 के बराबर आए, मतलब ये पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, यस और नो। और हमको पता है कि ए डॉट बी में कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा कब पॉजिटिव होता है, 0 से लेकर 90 तक ही पॉजिटिव होता है, क्योंकि 90 से 180 में कॉस नेगेटिव होता है। क्लियर है ना। और पूरे वेक्टर में एंगल बनते हैं थीटा 0 से 180 तक, उसके आगे जाएंगे ही नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, जो थीटा है वो 90 के बराबर होगा, या छोटा 0 के बराबर या उससे बड़ा। समझो इस चीज़ को, वो क्या बोल रहे हैं कि 0 के बराबर या 0 से बड़ा। और ए डॉट बी में कॉस आता है, कॉस कहाँ पॉजिटिव होता है, 0 से लेके 180 तक, 0 से 90 के बीच में। तो ये हो गया, अच्छा क्वेश्चन था ये। 17 जो ऑब्जेक्टिव है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। कह रहे हैं कि ए एंड बी 2 यूनिट वेक्टर, देखो ध्यान से, मतलब ए यूनिट वेक्टर है, मतलब इसका और बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, इनके बीच का एंगल थीटा है। सब वो एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर, इनके बीच में एंगल कितना है, थीटा है। देन ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर। कह रहे हैं तो ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा। कह रहे हैं ये कि ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर होगा, ऐसा क्वेश्चन दिया। तो कह रहे थीटा बताओ क्या होगा, अगर ए प्लस बी यूनिट वेक्टर है तो थीटा बताओ क्या होगा। देखते हैं ऐसे कैसे उससे बता सकते हो। चलो स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ कर सकते हैं स्क्वायर भैया। तो ये क्या हो गया, करो मल्टीप्लाई इसका इसके साथ, मॉड्यूलस का ए स्क्वायर, ठीक है, इसका इसके साथ, तो ये कितना हो गया 2 ए डॉट बी
क्लियर है। इसकी जगह 1 का स्क्वायर 1 प्लस, अच्छा ए डॉट बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा, यस और नो। इसकी जगह 1 इक्वल्स टू 1। क्लियर है। तो ये देखो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और उस तरफ जाएगा तो माइनस का 1 नहीं हो गया या बच्चे थोड़ी ना यार, 1 से 1 काटो, ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो गया। इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, 2 कॉस थीटा आ गया, तो कॉस थीटा कितना आ गया माइनस का 1/2। अब अगर आप थीटा नहीं निकाल पा रहे हो तो समझ लो 12th में गलत आ गए हो। चैप्टर 3 क्लास 11 का क्वेश्चन बन गया है कि कॉस थीटा इक्वल टू -1/2 है, तो थीटा कितना होगा, तो आई थिंक थीटा होगा 2π/3। 180 में जरा हिसाब लगाऊँ 180 से, हाँ 120। देखो कॉस 120 की वैल्यू निकालते हैं, 90 + 30, सेकंड क्वाड्रेंट कॉस माइनस का होता है, और साइन 30 एकदम सही है। इसका आंसर आएगा 120 डिग्री। 120 को रेडियन में चेंज करेंगे 2π/3 आ गया। क्लियर है ना। ये अगर ये नहीं कर पा रहे तो फिर दिक्कत है यार। चलिए ऑब्जेक्टिव 2 और बचे, जल्दी से ख़त्म करते हैं। 18 कह रहे हैं यार, ये कह रहे हैं 18। अब इसमें वही चक्कर लगाना पड़ेगा, वो साइकिल बनानी पड़ेगी, आई जे और के। हमने पढ़ा था AP एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है प्लस, याद रखो ये कुछ इस तरीके से। तो अब देखो J का K के साथ एंटी क्लॉकवाइज ही आ रहे हैं, तो I किसका आएगा प्लस का आएगा, I डॉट I प्लस I क्रॉस K, I से K पे जा रहे हैं उल्टा जा रहे हैं, तो माइनस का J डॉट J प्लस I से J पे जा रहे हैं सर, I से J पे पॉजिटिव का K। ठीक है, तो I डॉट I, इसके बीच में एंगल कितना बनता है 0, cos 0 कितना होता है 1, तो ये 1 आ गया, माइनस का 1 और प्लस का 1, तो देखो आंसर 1 आ रहा है इसका। हाँ ठीक है, चलिए 19 और देखो जल्दी से। अब इसके लिए क्या वीडियो पॉज करें, देखो थोड़ी जगह बस मुझे चाहिए रेंट पे। लास्ट क्वेश्चन भारतीय, चिंता मत कर। चलिए अब देखो जरा 19 मतलब तो अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं इफ थीटा इज एन एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स ए एंड बी, एक वेक्टर ये है ए और एक वेक्टर ये, इनके बीच में एंगल कितना है थीटा। तो कह रहे हैं कि यार ये इक्वल दिया गया है, ये इक्वल दिया गया है, तो कह रहे हैं ऐसा कब इक्वल हो सकता है, ऐसा कब इक्वल हो सकता है, थीटा बताओ, थीटा की ऐसी क्या वैल्यू होगी कि ये हमारा इक्वल हो सकता है। तो देखो बच्चों वाली बातें हैं, ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, और इधर क्या लगा है मॉड्यूलस, तो इसका भी आंसर ये, क्योंकि मॉड्यूलस पे मॉड्यूलस, ये इस पे ये सब कुछ सेम ही आ जाएगा, यहाँ भी लगा दो मॉड्यूलस। ऐसे ही ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर है, अच्छा जी लगा दो मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस जब इधर लगा है तो इधर भी लगेगा, यहाँ पर पहले से ही मॉड्यूलस है। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये ए मॉड्यूलस या इतने सारे मॉड्यूल लगा दिए, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग यही तो आ गया, क्योंकि मॉड्यूलस का मीनिंग होता है आंसर पॉजिटिव, फिर उसके कितने सारे लगा दो, मीनिंग तो वही है ना। लेकिन एन कैप पे जैसे ही मॉड्यूलस लगेगा, ये क्या है यूनिट वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का मॉड्यूलस क्या हो जाता है 1, इसको लिखो या फिर मत लिखो। इधर कह रहे हैं ये बराबर हैं, इनको बराबर रख दो। चलो बच्चे तो होनी, जब इनको बराबर रखेंगे इससे ये कैंसिल हो जाएगा, और cos थीटा बराबर sin थीटा आ जाएगा, और cos और sin कब बराबर होते हैं, थीटा इक्वल टू π/4। देखो ना, sin 45 भी और cos 45 की वैल्यू एक ही होती है। सब जल्दबाजी में कह रहे हैं हाँ सर होते, सर हमें भगाओ, हाँ होते हैं, हाँ होते हैं। अरे तुम्हारा नहीं कह रहे यार, जिन्हें भागना है। क्लियर है, पक्की बात है, बंद किया जाए खेल आज का।